Hello everyone, myself Anita Malav, Assistant Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College कोटा। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो सेल के सभी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को धारण किए हुए रहता है तथा सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। सभी यूकेरियोटिक सेल में सुस्पष्ट न्यूक्लियस उपस्थित होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर आद्य केंद्र के न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। वहां पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होती है और क्रोमोसोम सेल के अंदर बिखरा हुआ होता है। सो यूकेरियोटिक सेल में जो कमांडिंग सेंटर है वह न्यूक्लियस होता है और यह बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ऑर्गेनल है सेल में, और 10% ऑफ सेल वॉल्यूम यह घेरता है। सेल का 10% भाग इसके द्वारा घिरा हुआ रहता है। अधिकतर यूकेरियोटिक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे जो मैच्योर आरबीसी होती है या फिर जो चालनी नलिकाएं होती हैं फ्लोएम की, उनमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। कुछ जगह पर सेल में मल्टी न्यूक्लिएट भी होती हैं, जैसे स्लाइम मोल्ड्स में। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वह सेल जो होता है उसके साइटोप्लाज्म, सेल में जो साइटोप्लाज्म है उससे सेपरेट रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। सो जो न्यूक्लियस है रेगुलेट्स द इंटीग्रिटी ऑफ जीन्स एंड जीन एक्सप्रेशन। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। तो इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर एंड कंट्रोल ऑफ द सेल, बिकॉज जीन के एक्सप्रेशन को, यानी किस जीन को एक्सप्रेस होना है, किस जीन को एक्सप्रेस नहीं होना है, ये सारा काम रेगुलेट करने का काम न्यूक्लियस करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपन ये देखिए, ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस है, पूरे न्यूक्लियस की बहुत बढ़िया यहाँ संरचना दिखाई हुई है। आप देखिए, ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो डबल लेयर की बनी हुई होती है और बीच बीच में इसमें न्यूक्लियर पोर उपस्थित होते हैं। अंदर की ओर आप देखें तो क्रोमेटिन होता है जो कंडेंस्ड रूप में स्थित है, जालिका रूप में क्रोमेटिन जालिका, और न्यूक्लियोलस इसके अंदर प्रेजेंट है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस हम देखें तो जो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि मुख्य रूप से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर जो होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस इसकी मुख्य रूप से संरचना है। आप यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियर पोर, हम हाइलाइटर ही ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो डबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आप देखो, इस डबल मेम्ब्रेन में बीच बीच में गैप्स हैं, इनको हम न्यूक्लियर पोर होते हैं कहते हैं। अंदर की ओर क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप है। तो न्यूक्लियस की जो संरचना है उसको, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वह डबल लेयर होती है और इसमें जो बाहरी और भीतरी दो लेयर है। तो जो बाहरी लेयर होती है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ सतत रूप से जुड़ी हुई रहती है, जबकि जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई नहीं रहती, लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे लैमिन प्रोटीन का जाल पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं, और इसका काम गुणसूत्रों को केंद्रक झिल्ली से चिपकाना होता है और केंद्रक झिल्ली में वृद्धि करना होता है। तो ये तो हो गया हमारा भीतरी और बाहरी जो मेम्ब्रेन है। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सेल मेम्ब्रेन की तरह ही फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब जो ये एनवेलप है ये क्या हेल्प करता है? तो ये न्यूक्लियस की शेप को बनाए हुए रखता है। दूसरा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनके बीच बीच में गैप होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं।
एक्चुअली जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वह न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन यानी न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के बने हुए होते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के बने हुए प्लग होते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक जो प्रोटीन के जो प्लग होते हैं इन्हें हम एनुलस कहते हैं। तो जो केंद्रक का जो छिद्र है और एनुलस मिलकर कोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये कोर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये रेगुलेट करते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में क्या जाएगा और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में किसकी एंट्री होगी। तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर पोर से कुछ भी आ जा सके। इसका जो कंट्रोलिंग होता है वह कोर पार्टिकल यानी कोर कॉम्प्लेक्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। न्यूक्लियर पोर जो होते हैं उसके द्वारा लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी प्रोटीन और आरएनए जो होता है उनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में आदान प्रदान होता है, बट उसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स उसको रेगुलेट करता है। हम ये देखते हैं कि जो दोनों मेम्ब्रेन जो है एक्सटर्नल और इंटरनल जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है जो लगभग 15 nm का होता है। नाउ हम न्यूक्लियोप्लाज्म देखते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। न्यूक्लियस के अंदर जिलेटिनस सब्सटेंस होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये सेमी एक्वस मटेरियल है जिसमें बहुत सारे सोल्ट्स, एंजाइम्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, वो सब इसमें पाए जाएंगे। तो न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस में है आर सराउंडेड बाय न्यूक्लियोप्लाज्म और ये क्या काम करते हैं, फंक्शंस क्या है इसका फंक्शन, कुशन एंड प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियोलस है क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म आल्सो सपोर्ट द न्यूक्लियस बाय हेल्पिंग टू मेंटेन इट्स शेप को बनाए हुए रखता है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम by which materials such as enzymes, nucleotides can be transported throughout the nucleus। अर्थात जो डीएनए है या आरएनए की जो सब यूनिट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जिन्हें हम कहते हैं, एंजाइम्स हैं जो डीएनए के रेप्लिकेशन में या फिर ट्रांसक्रिप्शन में जो हेल्प करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो तो इजीली न्यूक्लियस में इधर उधर जा सकते हैं। हम देखते हैं कि substances are exchanged between the cytoplasm and nucleoplasm through nuclear pore। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। क्रोमोसोम तो हमें केवल सेल डिवीजन की अवस्था में दिखते हैं। जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है तो इसमें क्रोमेटिन जालिका हमें दिखाई देती है। यह क्रोमेटिन जालिका ही सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम बनाती है। जो क्रोमेटिन होता है, जो क्रोमेटिन जालिका है, वह डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन की बनी हुई होती है। जो डीएनए है इसके अंदर सारी जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं वह डीएनए में ही स्थित होती हैं और सेल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वह सभी डीएनए में ही निहित होते हैं। हमने देखा कि जो क्रोमोसोम होते हैं वह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। अब जैसे क्रोमोसोम जो क्या होते हैं, जब सेल डिवाइड होती है तो जो क्रोमेटिन होता है वही स्ट्रक्चर मोटी होकर क्रोमोसोम बनाती है। क्रोमेटिन में भी हम देखें तो हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दो पार्ट हमें दिखाई देते हैं। अगर जब हम अभिरंजित करते हैं तो हमें डार्क रंग के कंडेंस्ड क्षेत्र दिखाई देते हैं जिसे हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। तो हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है यह ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, जबकि जो यूक्रोमेटिन है ये लाइट अभिरंजन लेता है, हल्का अभिरंजन यह लेता है और यह जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होता है। जो लेस कंडेंस्ड है क्रोमोसोम क्रोमेटिन का पार्ट उसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं और जो हाईली डेंस्ड होता है उसको हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। अब हम फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियोलस इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे हमने देखा जो न्यूक्लियस होता है वह क्या है, न्यूक्लियस जो होता है वह जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वह करता है। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन होता है और डीएनए से आरएनए का बनना यानी ट्रांसक्रिप्शन वह किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही
होता है। तो जीन को रेगुलेट होना, किस जीन को ट्रांसक्रिप्शन होना है, किसको नहीं होना है, यह सब कंट्रोल यानी जो जीन एक्सप्रेशन है उसका कंट्रोल न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। तो जितने भी आनुवांशिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिज्म के, वह सारे न्यूक्लियस के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। सेल के अंदर डिफरेंट तरह के जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वह सब का कारण क्या होता है, वो न्यूक्लियस ही होता है। तो इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, न्यूक्लियस। तो द ऑर्गेनल इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। हमने देखा कि जो हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता का मटेरियल जो है, अनुवांशिकता के वाहक क्रोमोसोम होते हैं। तो जितनी भी जो सूचनाएं होती हैं, एक जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो सारी सूचनाएं होती हैं वह सारी किसमें निहित होती हैं, जीन्स में। और जीन्स कहाँ पर होते हैं, क्रोमोसोम में स्थित होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए इन द न्यूक्लियोलस। तो अभी आगे हम न्यूक्लियोलस का फंक्शन पढ़ेंगे। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं वह न्यूक्लियस के अंदर ही संचित होते हैं। क्योंकि हम न्यूक्लियोलस आगे पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोलस एक्चुअली क्या होते हैं, आरएनए, जो राइबोसोमल आरएनए है उसका निर्माण करते हैं और राइबोसोम की सब यूनिट का निर्माण करते हैं। सो इस प्रकार से राइबोसोम का जो निर्माण अगर हम कहें प्रोडक्शन, वह न्यूक्लियोलस में होता है। तो वह एक न्यूक्लियस का ही काम है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन है वह किसके द्वारा होता है, कंट्रोल कौन करता है, उसको न्यूक्लियर पोर करता है। क्योंकि न्यूक्लियर पोर में जो होता है कोर कॉम्प्लेक्स होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में कौन सा पदार्थ आएगा कौन सा नहीं जाएगा, तो आवागमन को रेगुलेट करने का काम न्यूक्लियर पोर करता है। इसके अलावा हमने देखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो भीतरी वाली मेम्ब्रेन होती है वह क्या करती है, जो उसके अंदर वो लेमिन प्रोटीन का जाल होता है, इसको न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। और वह जो क्रोमोसोम है उनको चिपकाने का काम करती है। इस प्रकार से ये न्यूक्लियस के फंक्शन है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था फोंटाना ने। यह न्यूक्लियस के अंदर हम देखें तो एक बहुत डार्क कलर की हमें एक संरचना न्यूक्लियस में दिखाई देती है। कंडेंस्ड हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो आरएनए और प्रोटीन की बनी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। अधिकतर एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है, लेकिन कई बार 4 से 5, 6 भी न्यूक्लियोलाई देखने को मिलते हैं। एक्चुअली जो न्यूक्लियोलस है इसका फॉर्मेशन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से होता है। अब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन क्या है, कुछ क्रोमोसोम जो होते हैं उनके अंदर एनओआर रीजन यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन पाए जाते हैं जो न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे अगर ह्यूमन के मानव में हम देखें तो 13, 14, 15, 21 और 22 जो क्रोमोसोम नंबर है उनके अंदर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन पाया जाता है जो न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करते हैं। यह एनओआर रीजन जो होता है इनमें राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस की जो सूचना होती है, यहाँ पर कौन से जीन्स होते हैं, यहाँ पर वह डीएनए होता है या वह जीन्स होता है जो राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करता है या ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होता है। इस प्रकार न्यूक्लियोलस के अंदर आरआरएनए का निर्माण होता है, साथ में आरआरएनए प्लस प्रोटीन आपस में मिलते हैं और राइबोसोमल सब यूनिट्स का यहाँ निर्माण होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है, लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन न्यूक्लियोलस वापस से रीअपियर हो जाती है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूक्लियोलस की, तो यहाँ पर हमें कुछ 4 मेन कंपोनेंट्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। फाइब्रिलर सेंटर, ग्रेनुलर कंपोनेंट, डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट और बीच में यह हमें पार्स एमोर्फा यानी मैट्रिक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर में यहाँ देखें तो बीच में फाइब्रिलर रीजन, इसके चारों तरफ डेंस फाइब्रिलर रीजन होता है
और उसके बाद ग्रेनुलर कंपोनेंट रीजन होता है, और ये सारे ग्रेनुलर कंपोनेंट रीजन मैट्रिक्स पार्स एमोर्फा में स्थित होते हैं। तो फाइब्रिलर सेंटर जो होता है, यहाँ पर हमें राइबोसोमल प्रोटीन का यहाँ फॉर्मेशन होता है। डेंस फाइब्रिलर रीजन के अंदर जो आरएनए है वह प्रोटीन के साथ कनेक्ट होता है, और ग्रेनुलर कंपोनेंट्स के अंदर जब आरएनए और प्रोटीन जब मिलकर सब यूनिट्स बना लेते हैं, तो यहाँ पर हमें ग्रेनुलर कंपोनेंट्स में हमें इस तरह की सब यूनिट्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पर 4 मुख्य आइडेंटिफाई जो रीजन है वह है फाइब्रिलर सेंटर, डेंस फाइब्रिलर सेंटर, ग्रेनुलर कंपोनेंट एंड पार्स एमोर्फा, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। न्यूक्लियोलर वैक्यूल्स भी अगर होती है तो यह ओनली प्लांट सेल्स के अंदर दिखाई देती है। नाउ इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियोलस की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसको विजुलाइज किया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, और इसको क्लियरली स्टडी किया गया है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के द्वारा, फ्लोरोसेंट टेक्निक के द्वारा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्लांट स्पीशीज होती है, उनकी जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें आयरन की मात्रा काफी देखने को मिलती है। नाउ हम न्यूक्लियोलस का फंक्शन देखें तो जो न्यूक्लियोलस है यह न्यूक्लियस का ब्रेन कहलाता है, और यह 25% वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस का जो 25% पार्ट है वो न्यूक्लियोलस के द्वारा फॉर्म किया जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं न्यूक्लियोलस में क्या हो रहा था। न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल प्रोटीन का राइबोसोमल आरएनए का निर्माण हो रहा था, और राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बना रहे थे, राइबोसोम की सब यूनिट्स बना रहे थे। सो न्यूक्लियोलस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स इन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये न्यूक्लियोलस के फंक्शन थे। तो आज हमने 2 महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ा। आशा है आज आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज GDB GGC कोटा। धन्यवाद।